गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यह स्पष्ट किया कि महापुरुषों के विषय में जब हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे या महापुरुषों के विषय में जब हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर तैयार करना शुरू करेंगे तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना इसे समझे हम नहीं कर पाएंगे। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ समझा था, जैसे जीवन परिचय के विषय में समझा था, शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, उन सब चीज़ों को समझा था। आइए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग दर्शन के विषय में एक समझ विकसित करेंगे। दर्शन के विषय में जो जो अलग अलग स्तंभों पर टिका है, अलग अलग जिसके कई प्रारूप नज़र आते हैं, उनके विषय में जानेंगे। इसमें जो मुख्य जो चर्चाएं हमने की थी, जैसे आदर्शवाद है जिसको आइडियलिज्म कहा था हमने, और उसी तरीके से प्रकृतिवाद जिसको नेचुरलिज्म कहा था, उसी तरह से प्रयोजनवाद जिसे प्राग्मेटिज्म कहते हैं, उसी तरह से यथार्थवाद है और यथार्थवाद को रियलिज्म कहते हैं। यथार्थवाद रियलिज्म को कहते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि अब जैसे एक को आप उठाइए, जैसे पहले तो आप ये जानते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या हुआ। अगर आप मोटे तौर पर देखिएगा कि दर्शन क्या है, दर्शन फिलॉसफी। अब फिलॉसफी जो होता है वो ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन है वास्तव में, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखिएगा तो। लेकिन वास्तव में दर्शन क्या हुआ? दर्शन एक सोच है, दर्शन एक दृष्टिकोण है, दर्शन एक, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, तो दर्शन एक विचार है, दर्शन एक दृष्टिकोण है। ये हर व्यक्ति का होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरा दर्शन होगा, अर्थात मेरा जैसा दृष्टिकोण होगा किसी भी विषय वस्तु को लेकर, हूबहू आपका भी वही विचार होना चाहिए, आपकी भी वही समझ होनी चाहिए, आपका भी दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है। मान लीजिए कि मेरे विचार भिन्न हैं किसी विषय वस्तु को लेकर, तो आपके विचार भी मेरे से अलग हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन का विचार हम दोनों से अलग हो सकता है। तो ये जो भिन्नता देखने को मिलती है, ये क्यों है? ये अलग अलग दार्शनिक विचार के कारण है। तो दर्शन वास्तव में अलग अलग दृष्टिकोण हुआ, विचार हुआ, जिसको हम महत्व देते हैं अपने जीवन में, और उसी को आधार बनाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देखेंगे अब आइए, अब चूँकि यहाँ पर शैक्षिक दर्शन की हम लोग की समझ विकसित करनी है, तो शैक्षिक दर्शन का मतलब, अब शैक्षिक दर्शन का मतलब तो सीधा सीधा मैंने जैसा कि बताया था कि हमें किन बिंदुओं पर बात करनी पड़ेगी, हमें बिंदुओं पर बात करनी होगी, क्योंकि जैसे ही शिक्षा शब्द जुड़ा है, तो शिक्षा की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम शिक्षा के उद्देश्य को तय नहीं करते हैं। शिक्षा की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम पाठ्यक्रम की कल्पना नहीं कर लेते। शिक्षा की कल्पना हम तब तक नहीं करते जब तक एक शिक्षण विधि सुनिश्चित नहीं करते, जब तक कि हम शिक्षक के स्थान को सुनिश्चित नहीं करते, जब तक कि हम छात्र के स्थान को सुनिश्चित नहीं कर सकते, जब तक कि अनुशासन की विधियों को सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, जब तक कि हम विद्यालय के प्रारूप को सुनिश्चित नहीं कर लेते। तो हमें मेरा जो दर्शन है, अर्थात मेरा जो विचार है, वो किन चीज़ों पर आएगा? मेरे विचार तो बहुत चीज़ों पर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे महत्व देना है शैक्षिक दर्शन को समझने के लिए कि भाई मेरे विचार शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या होने चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में क्या होने चाहिए, शिक्षण विधि के विषय में क्या होने चाहिए, शिक्षक के स्थान के विषय में क्या होना चाहिए, छात्र की भूमिका के विषय में क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियों के विषय में क्या होना चाहिए, विद्यालय के प्रारूप के विषय में क्या। तो इन बिंदुओं पर मेरा क्या विचार है, इन बिंदुओं पर अलग अलग विद्वानों का क्या विचार है, या स्त्री शिक्षा के विषय में आपका क्या मत है। तो हो सकता है मेरा मत अलग हो, आपका मत अलग हो, तो ये इस तरह के मेरे विचारों में भिन्नता देखने को मिलेगी। तो आइए, अगर हम दर्शन, शैक्षिक दर्शन की बात करते हैं, तो हमें सीधे सीधे इन बिंदुओं पर किस तरह के अलग अलग विचार आएंगे, मेनली उसी का समर्थन, उसी का अध्ययन करना है। तो चलिए, उदाहरण के तौर पर पहले हम एक उठाते हैं आदर्शवाद को। अगर आप आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक हैं, तो मूलतः आपके अंदर कुछ लक्षण पाए जाएंगे। वो लक्षण क्या पाया जाएगा? आदर्शवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो प्रायः ऐसा सोचते हैं कि भाई शिक्षा का जो अब उठा लीजिए कि शिक्षा के उद्देश्य के विषय में अगर आप इनके राय को जानना चाहें तो ये क्या कहेंगे आपको? तो शिक्षा के उद्देश्य के विषय में ये आपको ये कहेंगे कि भाई शिक्षा का उद्देश्य मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए जो कि हमें हमारे अंदर हमारा चारित्रिक विकास करे, अर्थात हमें हमारे अंदर सद्गुणों को विकसित करे,
और सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान करावे और हमें मोक्ष का रास्ता बतावे। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो हमारा चारित्रिक विकास करे, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान करावे और अंततः मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाए। मोक्ष क्या हुआ कि भाई जब अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो मरने के बाद हमें भगवान के शरण में स्थान मिलेगा, तो यही मोक्ष है। हम बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, यही मोक्ष है। तो इसके लिए हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, तो वो अच्छे कर्म कौन कौन से होंगे। तो ये आदर्शवादी मेनली कहते हैं कि हमारा अगर मत लीजिए, हमारे अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इनसे संबंधित होना चाहिए। चारित्रिक विकास करे हमारा, शिक्षा में ऐसे तत्व को समाहित किया जाना चाहिए और सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान कराकर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा इसका ज्ञान हमें दिलावे। तो इस प्रकार से आदर्शवादियों की यह सोच थी। और हम एक बिंदु उठाए हैं उस पर, उसी तरह से अगर हम दूसरा बिंदु लें शैक्षिक दर्शन का, कि भाई अच्छा ठीक है, आदर्शवादियों का मत जरा शिक्षक के विषय में लीजिए, तो कि ये शिक्षक के विषय में क्या कहते हैं। शिक्षक का स्थान एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना, शिक्षक की भूमिका। तो आदर्शवादी कहते हैं कि भाई शिक्षक का स्थान पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान इन्हें दिया जाना चाहिए। अगर इन्होंने कहा कि शिक्षक बाग में उस माली के समान है और बिना माली के जिस तरह से कोई पौधा आदर्श ढंग से नहीं विकसित हो सकता, छात्र को इन्होंने पौधा कह करके स्पष्ट किया कि अगर छात्र पौधे हैं तो शिक्षक की देख रेख में ही इनका समुचित विकास हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा, इनका विकास तो होगा लेकिन जिस रूप में होना चाहिए, जितना इन्हें फलना चाहिए, जिस ढंग से इनका विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से शिक्षक को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, पूरी शैक्षिक प्रक्रिया में बहुत ही वेटेज दिया। तो ये आदर्शवादियों का मानना था। इन्होंने माली के स्थान पर शिक्षक को रखा और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार माली के देख रेख में जो हमारा बागान है, जो हमारा गार्डन है, वो अच्छे ढंग से विकसित होता है और पौधों का विकास सुनिश्चित होता है, उस तरह से शैक्षिक प्रक्रिया में बिना शिक्षक के छात्र का विकास भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। छात्र बढ़ेंगे जरूर, विकसित होंगे जरूर, लेकिन जिस आदर्श रूप में इन्हें विकसित होना चाहिए उस आदर्श रूप में ये नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षक को बहुत महत्व दिया। अगर आप देखिए उसी तरीके से आप उठा लीजिए कि भाई छात्र का स्थान, तो छात्र को भी इन्होंने महत्व दिया है। ऐसा नहीं है कि छात्र को इन्होंने महत्व नहीं दिया, लेकिन शिक्षक को इन्होंने विशेष महत्व दिया था। तो ये विचारधाराएं हैं आदर्शवादियों की। उस तरह से अगर आप ये उठाइए कि भाई शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, अगर इस शैक्षिक बिंदु पर आप आदर्शवादियों के विचार लेंगे तो वो क्या कहेंगे आपको कि भाई शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो कि खेल खेल में छात्रों को सिखा दे, उस पर अधिक प्रेशर नहीं क्रिएट करे। ये नहीं कि आप उन्हें कृत्रिम तरीके से सिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन्हें सहजता से सिखाइए, उनकी रुचि, उनका रुझान, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिखाइए। अगर ऐसे शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है। तो ये आदर्शवादियों का विचार है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अनुशासन की पद्धति, इस शैक्षिक बिंदु पर अगर आप आदर्शवादियों का मत लेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए शिक्षा में तो छात्र को अनुशासित होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अनुशासित होने के लिए अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप छात्र को समझाइए, बुझाइए, उसे वास्तविकता का ज्ञान कराकर रास्ते पर लाइए, या दूसरा रास्ता है उनको कठोर मानसिक दंड देते हैं, आप शारीरिक दंड देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये रास्ता अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रास्ता चुनते हैं। तो इन आदर्शवादियों का कहना है कि नहीं, आप छात्रों को डराइए, धमकाइए नहीं, किसी तरह का कोई शारीरिक दंड उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, मानसिक दंड उन्हें नहीं देना चाहिए। सहजता से समझाकर, बुझाकर, वास्तविकता का ज्ञान कराकर उन्हें जो है आप रास्ते पर लाइए, उन्हें अनुशासित बनाइए। इन चीज़ों को उन्होंने महत्व दिया। तो इस प्रकार से ये आप आदर्शवादियों की विचारधारा थी। तो आपने देखा कि अलग अलग इस प्रकार शैक्षिक बिंदुओं के लिए अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, अलग अलग विचारधाराएं आती हैं। अगर आप मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर आप प्रकृतिवादियों का विश्लेषण जरा सा कर लीजिए, तो प्रकृतिवादी क्या आदर्शवादियों के जैसा ही सोच रखते हैं? जी नहीं। प्रकृतिवादी, अगर शिक्षा के उद्देश्य के विषय में किसी प्रकृतिवादी से आप अध्ययन करिए
उनका मत लीजिए तो वो प्रकृतिवादी क्या कहेंगे आपको, नेचुरलिस्ट, वो कहेंगे कि सुनिए, सबसे बड़ी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रकृति में जो निहित शक्तियाँ हैं वह उसका ज्ञान कराए। प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रकृति को समझना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं उन्हें आप स्थान दीजिए पाठ्यक्रम के अंदर, और आपका उद्देश्य प्रकृति को समझना होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में बात कही, और पाठ्यक्रम के विषय में उन्होंने यह कह दिया कि प्रकृति को समझने के लिए जिन जिन विषय वस्तुओं की आवश्यकता है उन सबको आप पाठ्यक्रम के अंदर रखिए, प्राकृतिक विज्ञान को रखिए, और इससे संबंधित जितने भी शाखाएं हैं ज्ञान की सबको आप स्थान दीजिए, लेकिन केंद्र में क्या होना चाहिए, तो प्रकृति होनी चाहिए। तो लेकिन आदर्शवादी के विषय में अगर देखिए तो उन्होंने क्या कहा था, चरित्र का विकास होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें धर्म का ज्ञान करावे, आदर्श क्रियाओं का ज्ञान करावे, और हमें मोक्ष का ज्ञान करावे कि किन रास्तों पर चलें तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया पाठ्यक्रम के अंदर, पुराणों को शामिल किया गया और छात्रों को पढ़ाया जाता था इससे संबंधित चीज़ों के बारे में। तो आप देखिए, तो ये दार्शनिक विचार हैं, ये शिक्षा दर्शन है जो निर्धारित कर रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और इसे निर्धारित करने में दर्शन की भूमिका आप जैसा कि समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृतिवादियों का विचार अगर आप लेंगे, जैसे कि भाई आप बताएं कि शिक्षक के स्थान के विषय में आप क्या कहते हैं, तो किसी प्रकृतिवादी से जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि शिक्षक को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, सारा स्थान जो है वो छात्र पर केंद्रित किया जाना चाहिए, छात्र केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, और शिक्षक को तो स्थान देने की आवश्यकता ही नहीं है, मानवीय शिक्षक, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक तो प्रकृति है, उनका ये मानना है। वो कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ सिखा देगा। प्रकृति के आप देखिए जिस प्रकार से एक बीज, जब वह बीज की उत्पत्ति होती है और बीज से ही पौधे विकसित होते हैं, और उस छोटे से पौधे से ही भविष्य में जो है बड़ा आप देखिएगा वो पेड़ बनता है विकास क्रम के बाद। तो आप देखिए कि विशाल पेड़ बनने की क्षमता उस बीज में समाहित है, और प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है। तो सारी शक्ति, उसी तरह से मनुष्य भी जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही सारी शक्तियाँ उसके अंदर निहित होती हैं। तो भाई किसी भी ये प्रकृति स्वयं उसे विकसित कर देगी। प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है कि वे स्वयं उसे एक परिपक्व मानव के रूप में परिवर्तित कर देगी, इसलिए मानव रूपी शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कह करके इन्होंने शिक्षक के स्थान को बिल्कुल ही खोखला साबित किया, और इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, शिक्षक जो कठोर दंड देते हैं छात्रों को, अनावश्यक जो छात्रों के ऊपर को अनावश्यक मार्गदर्शन देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रकृतिवादियों की सोच है। इन्होंने कहा कि ये यदि आप एक छोटे से बच्चे को देख लीजिए, अगर किसी रास्ते पर वो चल रहा है और उस रास्ते पर ठोकर है, और उसको बार बार अगर वो उसी रास्ते पर जाता है, ठोकर लगती है, चोट लगता है, तो एक समय ऐसा आता है कि बालक अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये प्रकृति है जो उसने सिखाया उस बालक को कि अब रास्ता बदलना है। तो इस प्रकार से ऐसे उदाहरण देकर प्रकृतिवादियों ने शिक्षक के स्थान को गौण किया, शिक्षक के महत्व को गौण किया, और पूरी प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाने की चेष्टा की। और उन्होंने कहा कि छात्र पर ध्यान दीजिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, छात्र की आवश्यकता, छात्र की रुचि, छात्र का रुझान, इसे महत्व देने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्र को क्या चाहिए इसके अनुरूप होनी चाहिए, और इस प्रकार छात्र को ही इन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया। तो ये प्रकृतिवादियों की सोच थी। उसी तरह से आप अलग अगर शैक्षिक बिंदु पर ध्यान दीजिए, जैसे अनुशासन पर ध्यान दे दीजिए, तो अनुशासन के लिए भी इन्होंने अलग बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए, छात्र को अनुशासित करने की ज़रूरत शिक्षक को नहीं है, प्रकृति अनुशासित करेगी। प्रकृति के अपने नियम हैं, वो प्रकृति अपने नियम के अनुसार छात्र को दंडित करेगी, और वो स्वयं उसे अनुशासित कर लेगी। जैसे अगर छात्र गलत कर रहा है या किसी रास्ते पर चल रहा है, ठोकर लग रही है, तो उस ठोकर से जो दर्द उत्पन्न होगा उससे वो स्वयं अनुशासित हो जाएगा, इसलिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये प्रकृतिवादियों की सोच थी। और उसे शिक्षण विधि के विषय में भी इनकी सोच अपनी विशिष्ट थी कि भाई
प्राकृतिक शिक्षण विधि, प्रकृति के सानिध्य में रह कर के शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी बात इन्होंने की। और इन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रकृति के गोद में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, प्राकृतिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। विद्यालय के स्वरूप के बारे में इन्होंने कहा कि किसी ईंट, सीमेंट, बालू से बने हुए विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के गोद में छात्र को रहने दीजिए और वहीं पर वो सीखेगा सारी महत्वपूर्ण बातों को। ये आर्टिफिशियल स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से प्रकृतिवादी की अपनी एक विशेष सोच थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार आदर्शवादी, प्रकृतिवादी अलग अलग शैक्षिक बिंदुओं पर इनके विचार हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अभी तक में आदर्शवादी और प्रकृतिवादी विचारधाराओं की विशेषताओं के विषय में बताया है। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रयोजनवादी और अगले दार्शनिक प्रारूप के विषय में एक समझ विकसित करने की चेष्टा करूँगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।